जैसे हर पाकिस्तानी का एक नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू कश्मीर, वैसे ही हर चीनी नागरिक का नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान। जी। लद्दाख में, अरुणाचल में, ये जो भी हम शांति देख रहे हैं ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए है। अगर उसने कब्जा कर लिया ताइवान पे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से उसका जो रुख है भारत की तरफ रातों रात बदल जाएगा। और आज ही चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश का पलड़ा जोड़े कि उनकी भी व्यवसायिक सेना है, पलड़ा और चीन के और इस थ्री फ्रंट के आगे भारी हो जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन की लड़ाई होगी, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस के साथ पानी छोड़ा जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बाढ़ आएगी। लाल मुनेर हाट जो कि हमारे सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे चीन और पाकिस्तान मिलकर एक हवाई अड्डा बना रहे हैं। क्या ये साफ नहीं दिखाता कि बांग्लादेश की तैयारी तीसरे मोर्चे के लिए भारत के खिलाफ सत्ता पलट के बाद लगातार चल रही है? ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। एलसीए में देख रहे हैं कि बन चुका है, लेकिन प्रोडक्शन होने में कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं। इंजन हमारे पास नहीं है तो अमेरिका की तरफ में देखना पड़ता है। भारत के पास 55 लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे तो 42 हैं। अगर हम 42 भी लें, आज हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। अमेरिका के पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट के दायरे में शामिल कर लिया है। क्या चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भविष्य में दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की असली मंशा क्या है? भारत को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए और आने वाले वर्षों में यह मुद्दा भारत चीन संबंधों की दिशा कैसे तय कर सकता है? लेकिन अब समय है 3.5 फ्रंट लड़ाई की तैयारी करने। 4 दिसंबर को इसी साल डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट निकाली, जिसमें यह साफ लिखा था कि अमेरिका रूस और चीन को दुश्मन नहीं मानता है और हर ये बड़े देश के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। मैंने यही चीज पे 31 अगस्त को इसी साल लेख लिखा था कि दुनिया अनौपचारिक तौर पे 3 बड़े हिस्सों में बट गई है, क्योंकि ये जो 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन, इन्होंने एक अनऑफिशियल G3 संधि बना ली है, जहां पे तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देंगी। यही चीज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिखी गई दिसंबर में। कल जो पेंटागन की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जो कि चीन के ऊपर है, उसमें साफ लिखा है कि चीन के जो 3 बड़े सैनिक लक्ष्य हैं या कोर इंटरेस्ट, जो आपने सही कहा, वो है ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत का अरुणाचल प्रदेश। ये बात कल जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है, इसमें बिल्कुल यही चीज कह गई है। और इसमें इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2027 के अंत तक चीन ताइवान पे सैनिक हमला करेगा। मेरे कहने का मतलब है, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका से, ये हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। मेरे को बड़ा एक अचंभा सा होता है, अमेरिका की बार बार रिपोर्ट आ रही है जहां पे चीन के भारत के खिलाफ मंसूबों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक। हम अधिकतर जितने हमारे नागरिक हैं वो अब भी इस इंप्रेशन में है कि चीन के साथ कोई जंग नहीं होगा, क्योंकि मैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहां पे कई डिस्कशन होती हैं, हमें ये जो चुनौती है जिसका नाम है चीन, उसे हमें ओपनली एडमिट करना होगा और उस तरह से पूरे देश को तैयारी करनी होगी। सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है लड़ाई लड़ना। जब चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जैसे हर पाकिस्तानी का एक नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू कश्मीर, वैसे ही हर चीनी नागरिक का नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान, और वही चीन का सबसे प्राथमिक सैनिक लक्ष्य है। चीन को, और इस जो रिपोर्ट में जिसके हम जिक्र अभी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में यह सही खुलासा है कि चीन को डर है अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियों का। लेकिन हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए, जो चीन को खतरा था वो खतरा टल गया चीन के लिए। अब चीन के लिए बड़ा एक अच्छी सिचुएशन होगी चीन के नजरिए से। तो चीन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो था एक 2 फ्रंट वॉर, जो कि वो खतरा टल गया है। अब जो चीन कर रहा है
वो भारत के साथ एक ऊपरी ऊपरी दोस्ती कर रहा है ताकि उसको पश्चिमी इलाके में शांति हो जब तक वो ताइवान पे हमला नहीं करता है। ये जो हम लद्दाख में, अरुणाचल में, ये जो भी हम शांति देख रहे हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए है। जिस दिन चीन ने ताइवान पे हमला किया और कब्जा कर लिया, भगवान करे ऐसा ना हो, मेरी बात गलत निकले, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसने कब्जा कर लिया ताइवान पे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से उसका जो रुख है भारत की तरफ रातों रात बदल जाएगा और आक्रामक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये चीन के साथ जो सो कॉल्ड शांति है, ये बड़े कम समय के लिए है, इसे हम एक परमानेंट पीस नहीं लेना चाहिए। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। अब चलिए मैं एक सेकंड के लिए मान रहा हूँ कि जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो सच अगर साबित होता है और भारत और चीन के बीच में अगर युद्ध होता है, अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की अगर चीन कोशिश करता है, इस युद्ध को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्योंकि हम यूक्रेन में देख रहे हैं कि 3 साल से रूस जीत नहीं पाया है। जाहिर सी बात है यूक्रेन की तरफ भारत कमजोर नहीं है, चीन भी मजबूत है, भारत भी मजबूत है अपने अपने क्षेत्र को लेकर के। चीन के पास चूंकि इलाका बहुत ज्यादा है डिफेंड करने के लिए, तो उसके पास सेना भी ज्यादा है। भारत के पास एक, अगर हम चीन को बड़ा खतरा माने तो ऑफकोर्स हमारे पास भी 2 फ्रंट वार का खतरा रहता है पाकिस्तान को लेकर के। चीन ने जो ये 4 साल लंबे रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि और 2 महीने में 4 साल का हो जाएगा युद्ध जी, इससे चीन ने एक सीख और सबक ली है कि जो भी वो युद्ध लड़ेगा, वो बहुत कम समय के लिए वो युद्ध लड़ेगा, और उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी उसी नजर में है। चीन कभी भी किसी भी जो युद्ध करेगा, जिसका मैं अभी खुलासा करूंगा, आपके प्रश्न का जो मूल प्रश्न है जी, देखिए अगर हम ताइवान की बात करें, जिस तरह से चीन की तैयारी है, या जब अरुणाचल प्रदेश से चीन युद्ध करेगा, आज की तारीख में जो युद्ध है सिर्फ थल सेना, नौसेना, वायुसेना तक सीमित नहीं है। आज का ये जो आधुनिक युद्ध है, उसमें साइबर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी है, और स्पेस वॉरफेयर भी है। अब तक चीन की थल सेना, वायुसेना, नौसेना युद्ध में नहीं आई है। अब सिर्फ साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस का पूरा वार चल रहा है। और साथ साथ क्या चीन करेगा, ताइवान की जो सेनाओं का जो कम्युनिकेशन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा दर्शकों को 1 मिनट के बाद, उसको पूरा जैम कर देगा। उससे क्या होगा कि ताइवान के सेना के कमांडर एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद इतना हाकार मच गया इजराइल में कि उसकी सेना के अफसर अपने सैनिकों से बात नहीं कर पाए। पता क्या हुआ, क्या आतंकवादी 15 मील अंदर तक घुसे और 1200 से ज्यादा इजरायलियों को उन्होंने मारा और उसको कब्जे में लिया। मेरे कहने का मतलब है, ये जो ताइवान पे हमला होगा, हमेशा अमेरिका चीन से हारेगा जी। आज की तारीख में अभिजात जी, चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश का पलड़ा जोड़ें, कि उनकी भी व्यावसायिक सेना है, पलड़ा और चीन के और इस 3 फ्रंट के आगे भारी हो जाता है। मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि अरुणाचल के संदर्भ में क्या आपने जो पूरा प्रोसेस बताया है, वही प्रोसेस अरुणाचल प्रदेश पे भी चीन लागू करने की कोशिश करेगा, जो भी आपने पूरा एक स्ट्रेटजी बताई है? डेफिनेटली यही सिस्टम होगा जी। और इसमें जी सर आप बताइए। और ये जब सिस्टम होगा, तो साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी जो सैनिक तैयारी या जो सैनिक उनके तरफ से जो भी चीजें होनी है, वो भी होंगी। तो जहां तक हमें इस थ्री फ्रंट के लिए तो सैनिक तौर पे तैयार होना होगा। प्लस जो ये आधा फ्रंट हमारे अंदर है, ये अगर आप मेरे को परमिशन दे, मैं 2 मिनट दर्शकों बताना चाहूंगा, ये हाफ फ्रंट क्या है। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज गो अहेड। ये जो हम हाफ फ्रंट की बात कहते हैं, ये हाफ फ्रंट सिर्फ 15-20 आतंकवादी नहीं है। ये हाफ फ्रंट बहुत गहरी समस्या है, जो मैं अब बताने जा। आप एक बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं सर। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपने जो कहा, जो ताइवान का आपने एक मॉडल देकर के बहुत अच्छे से समझाया है, मैं उस चीज को अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं उस चीज को इमेजिन करना चाह रहा हूं। मैं जो आप अरुणाचल की बात करें तो फिर ये पूरी लड़ाई हो जाती है, आपको शहरी लड़ाई में तब्दील हो जाती है, तो भारत भी तो रिटेलिएट करेगा। इस बीच में सर एक चीज और है कि जो तिब्बत का इलाका है, जहां पे चीन का कब्जा है, वहां पे उसने परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि भारत भी इतनी आसानी से तो हथियार टेकेगा नहीं? तो क्या आपको लग रहा है कि आगे जाकर के फिर तो परमाणु युद्ध ही असली विकल्प बचता है? देखिए,
भारत आसानी से तो नहीं हथियार डालेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो हमारे सैनिक है दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनिक है। बिल्कुल सर। लेकिन हमें फिर समझना होगा ये युद्ध कैसा होगा। जी, मैं वही चीज मैं समझना चाह रहा हूँ। ये सेनाएं तो बहुत बाद में आएंगी। जी। अब भारत के साथ एक और डायमेंशन है। ताइवान के साथ तो 6 डोमेन है लड़ाई की, लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस, जिसका जिक्र किया। भारत के साथ एक 7वां डायमेंशन है जिसमें मैंने लेख भी लिखा है, वो है पानी। इसी साल 29 जुलाई को चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर बॉर्डर से पे मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया, जो 2030 पे खत्म होगा। जी। दुनिया का सबसे बड़ा बात है। जो अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन की लड़ाई होगी, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस के साथ पानी छोड़ा जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बाढ़ आएगी। अब आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बाढ़ आई हुई है, हमारी सेना हमारे नागरिकों को बचा भी रही है बाढ़ से, वहां साइबर अटैक चल रहे हैं, स्पेस अटैक चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो गया है, हमारे सैनिक कमांडर बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं तो एक बिल्कुल अलग सिचुएशन निकलती है। तो भारत के ऊपर चीन 7 डोमेन से लड़ेगा। और इसी साल 4 जुलाई को पेमा खंडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि चीन ये जो मेडॉक डैम बना रहा है, इससे ये पानी को बम की तरह इस्तेमाल करेगा अरुणाचल प्रदेश में। जी जी जी। तो भारत और चीन के अंदर एक नया डायमेंशन है लड़ाई का, वो है पानी। एक चीज सर और है, इस बीच में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं, और रिपोर्ट ये है कि जो बांग्लादेश में जो एक सैन्य अड्डा जो दूसरी विश्व युद्ध के समय का था, उसको भी एक्टिवेट करने पे बात चल रही है। शायद वो अगर मोहम्मद यूनुस आगे भी रहे, और जो भी अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश के, फिर भी ऐसी रिपोर्ट है कि चीन जो है उस एयरबेस को एक्टिवेट कर सकता है। चीन जो है वो VT-5 लाइट जो टैंक है वो भी उसने बांग्लादेश को देने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शायद चीन जो है बांग्लादेश के साथ एयरफोर्स को लेकर के डील कर सकता है, मतलब फाइटर जेट को लेकर के। हालांकि उसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि शायद बांग्लादेश कोई और फाइटर जेट, यूरो फाइटर टाइफून पर भी शायद विचार कर रहा है। इनफैक्ट जो भी हो, लेकिन हाँ, बांग्लादेश को सबमरीन तो चीन ने दे रखा है सर, ये जो आप जान ही रहे होंगे। अभिजात जी, अगले साल फरवरी में जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे, चाहे फरवरी में मार्च में हो, जी, अब तक तो फरवरी में आगे स्थगित भी होता है, मार्च में, अप्रैल, जब भी होंगे, जो भी पार्टी जीतेगी वो भारत विरोधी ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो 2 मुख्य पार्टी हैं वो है BNP और जमात, और दोनों भारत विरोधी हैं। अवामी लीग को तो उन्होंने अवैध करार दे दिया है। जी बिल्कुल। तो जीतेगी जो भी, वो भारत विरोधी रहेगी। अब आपने सही कहा कि बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 साल से, जब से सत्ता बैठी है वहां पे, बांग्लादेश तौर तरीके से अपनी सैनिक तैयारी में जुट गया है। आपने सही कहा कि चीन के साथ भी बातचीत कर रहा है 20 लड़ाकू विमान के लिए, जी, तुर्की के साथ भी कर रहा है, फ्रांस के साथ भी कर रहा है। अभी उसने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन वो खरीदेगा तो सही। बांग्लादेश ने एयर डिफेंस रेजिमेंट को रेस किया है, जो कि उसने पहले नहीं की थी। जी 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 जी। लाल मुनेर हाट, जो कि हमारे सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे चीन और पाकिस्तान मिलकर एक हवाई अड्डा बना रहे हैं। जब बांग्लादेश 3/4 तरफ से भारत से गिरा है, कभी उसे भारत से खतरा नहीं था, तब क्यों सैनिक तैयारी कर? जैसे मैंने शुरू में कहा कि वक्त आने पे बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे मोर्चा भारत के खिलाफ खोले ना खोले, लेकिन अब भारत को तैयारी करनी होगी, जो हमने पिछले साल तक नहीं की थी। कुछ महीने पहले मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं और चीन के राष्ट्रपति को कहते हैं कि ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत की, इस पे अब निवेश कीजिए। बिल्कुल। क्यों मोहम्मद यूनुस ने कहा ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, चीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने चीन को बोला। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ जॉइंट कमिटी स्टाफ जनरल मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पे आता है और मोहम्मद यूनुस उसे एक नक्शा भेंट करते हैं, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश है और बांग्लादेश में 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत की। बांग्लादेश की NCP पार्टी का नेता हसनत अब्दुल्ला कुछ दिन पहले ही कहता है कि वक्त आने पे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे और 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बांग्लादेश में शामिल कर देंगे। एक के बाद एक ऐसे बयान आने, क्या ये साफ नहीं दिखाता कि बांग्लादेश की तैयारी तीसरे मोर्चे के लिए भारत के खिलाफ सत्ता पलट के बाद लगातार चल रही है? ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है।
ये खोले ना खोले सैनिक मोर्चा बात अलग है, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हमें उसकी सैनिक तैयारी तो करनी होगी 3.5 फ्रंट के लिए। तो सर भारत की तरफ से अभी तक क्या रिस्पांस दी जा रही, मतलब सार्वजनिक तौर पे तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई तीखी प्रतिक्रिया हो। मतलब डिप्लोमेटिक मंच पे अलग अलग जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर एससीओ हो गया, इन सब पे भी तो चीन का दबदबा ही है। तो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी अगर भारत इस चीज को उठाए तो फिर किस तरह से उठाए, कहां उठाए, इस चीज में आप कैसे देख रहे हैं? मैं सर आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप चूंकि डिफेंस में बहुत ज्यादा गहराई से देखते हैं, आप लगातार रिसर्च करते रहते हैं, आपके आर्टिकल्स लिखते रहते हैं जियो पॉलिटिक्स और जियो डिफेंस को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत की जो अभी तक तैयारियां हैं, जाहिर सी बात है तिब्बत में अगर चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो भारत भी अपने तरफ कंस्ट्रक्शन लद्दाख में और अपने हिस्से में अपने सीमा के क्षेत्र में हो रहा है। आप इन पूरी तैयारियों से आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो? अभिजात जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि चीन आज की तारीख में हमसे 30 साल आगे, और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी पलड़ा जोड़ दिया जाए तो पलड़ा उनकी तरफ भारी हो जाता है। जी हमें बहुत कुछ करना है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। अभी परसों ही रिपोर्ट छपी है द ट्रिब्यून में कि 1990 के लेवल पे भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट चली गई है, क्योंकि हमारी सबमरीन बहुत स्ट्रेंथ घट गई है। हमारे पास 1990 के दशक के अभी नेवी की स्ट्रेंथ है, जबकि हमें बढ़ावा होना चाहिए था। अगर हम वायुसेना को देखें, हमें 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है, बल्कि अक्टूबर में जो पार्लियामेंट्री कमेटी को वो हुई है उसमें कहा गया कि भारत के पास 55 लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे तो 42 है। अगर हम 42 भी लें, आज हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। और जो पहला लड़ाकू विमान का स्क्वाड्रन हमारे पास आना है AMCA, वो 2035 से पहले नहीं आएगा। जो पहली सबमरीन अब आनी है वो 2032 से पहले नहीं आएगी। तो हमारे पास बहुत डेफिशिएंसियां हैं, हमें इन डेफिशिएंसी को वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा, चाहे हम विदेशों से खरीदें, चाहे लीज पे लें, कुछ भी करें। क्योंकि ये जो युद्ध के बादल हैं, जो मैंने किताब में भी लिखा पिछले साल, और अब तो पूरा देखिए कैसे हो रहा है, सामने आ रहा है। हमारे पास 5 साल का समय है। आने वाला समय जो 5 साल के बाद होगा, वो 3.5 फ्रंट के लिए हमें तैयार होना होगा, जो हमारे बड़े बड़े जनरल कहते आए हैं। तो अगले 5 साल का समय एक दूसरे के साथ लड़ने का नहीं है। अगले 5 साल का समय छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े बातों पे बनाने का नहीं है। AMCA का जहां तक आपने जिक्र किया 2035 में बनने की, मतलब पूरा होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि बन जाए तो उसके बाद वो सीधे एयरफोर्स में शामिल भी हो जाता है, उसमें उसका प्रोडक्शन में भी समय लगता है। जिस तरह से हम LCA में देख रहे हैं कि बन चुका है, लेकिन प्रोडक्शन होने में कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं। इंजन हमारे पास नहीं है, तो अमेरिका की तरफ हमें देखना पड़ता है। थोड़ी मुश्किलें तो है, और आई होप जिस तरह से आपने कहा कि 5 सालों में जो राजनीतिक जो प्रतिरोध है, गतिरोध है, इसको भुला करके हमें देश हित की तरफ देखना चाहिए, कैसे देश सुरक्षित रहे, इस पे बात करनी चाहिए। थैंक यू सर, सोडी सर, हमें समय देने के लिए। आपने फिर से काफी स्ट्रेटेजिक तौर पर जो आपने जानकारियां दी हैं वो काफी लाजवाब हैं, बेमिसाल है। थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से आपको शुक्रिया।